सी का देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ज्योग्राफी के लिए, और इससे प्रश्न 80% के आसपास, यहाँ तक तो 95% तक रिपीट भी किए हैं। आप मॉडल क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा, देखिएगा इस वीडियो को। और इसके साथ साथ आपको जो भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो हम इसका जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर है उसको हम कहते हैं। निम्न मानव सूचकांक वाले देशों के नाम लिखिए। तो इसमें है सियरा लियोन और बुर्किना फासी और गिनी बिसाऊ। ये सबसे निम्नतर देश हैं जहां मानव की सुख सुविधाओं का अभाव है, गरीबी ज़्यादा है, मानव सूचकांक कम है। सियरा लियोन और बुर्किना फासी। च्युइंगम कैसे बनता है? तो च्युइंगम जो बेटा वृक्ष के दूध से बनता है, इसे चूसने वाले के बाद बचे अवशेष को चिकल कहते हैं। चिकल। जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 2011 के अनुसार तो इसका है 382 वर्ग किलोमीटर 382 है। याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के 2 प्रसिद्ध लोग अयस खान के नाम बताइए। तो बेला डीला और दल्ली राजहरा, ये लोग अयस खान हैं। अब इसको डायग्राम छत्तीसगढ़ का नक्शा में भी आप बना सकते हैं। बालको का पूरा नाम लिखिए। तो बालको का पूरा नाम है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? तो छत्तीसगढ़ में भूमि प्रतिशत 46% है। 46%। बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? क्योंकि हम वहाँ पर देखते हैं कि बाजार और मांग अधिक होते हैं, मतलब साग सब्जियों का, तो ये नगरीय क्षेत्रों के समीप अधिक किए जाते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं? वे रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए उसके दोनों तटों को जोड़ते हैं, तो उसे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं, जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इनमें से कौन सा प्रतिरूप है? तो ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप है। त्रिभुजाकार प्रतिरूप है। और ऐसे प्रतिरूप सड़क और नदियों के संगम स्थल पर बन जाते हैं, मिलते हैं। इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं वो त्रिभुजाकार भूखंड पर विकसित होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 3 कारण लिखिए। तो बालक के जन्म की प्रधानता, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, उच्च शिशु मृत्यु दर, अंधविश्वास। तो इस तरह से कारण है। और ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में 3 अंतर। तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती तो इसको पढ़े ही हैं, तो भी देख लेते हैं कि जो ग्रामीण बस्तियों के जो लोग होते हैं उनका सीधा संबंध भूमि से होता है, कृषि से होता है। और इसका सीधा संबंध किससे होता है? उद्योग से, शिक्षा, व्यवसाय से होता है। बस्ती के घर स्थानीय सामग्री से बने होते हैं, जबकि यहाँ पर सीमेंट, लोहा, टाइल्स, आपको यहाँ खप्पर के मकान दिख जाएंगे, मगर नगरीय क्षेत्र में नहीं दिखेंगे आपको। भूमि की उपलब्धता के आधार पर बस्ती में लोग रहते हैं। और आवास सुनियोजित और सघन होता है यहाँ पर। कृषि आधारित उद्योग होता है यहाँ पर। व्यवसाय सभी लोग जुड़े होते हैं यहाँ पर। और सहयोग और सहकारिता की भावना अधिक होती है, और यहाँ पर अपेक्षाकृत कम होती है। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ जो संबंध है अनौपचारिक संबंध होते हैं, यहाँ पर अधिकांश औपचारिक संबंध होते हैं। प्रकृति के मानवीकरण का क्या तात्पर्य है? तो ये तो सेट बी में भी था, इसको आप देख सकते हैं।
प्रकृतिकरण। तो ये आप इसकी व्याख्या को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रकृति के मानवीकरण की क्या तात्पर्य है, ये पूछे जाएंगे। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई नवनिश्चयवाद की संकल्पना का वर्णन कीजिए। क्योंकि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नवनिश्चयवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1920 में। इनका मत था कि प्रकृति द्वारा दी किसी भी देश का सर्वोत्तम आर्थिक विकास का स्वरूप तैयार किया जाता है। भूगोलवेत्ता देश की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। वह प्रगति की दिशा और प्रगति की दर दोनों को निर्धारण कर सकता है। तो ये उतना स्पष्ट नहीं है आपको यहाँ पर। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की थी 1920 में। आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इन्होंने नवनिश्चयवाद या रुको या जाओ, जी हाँ, रुको या जाओ का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार जिस प्रकार से ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, एक लाल बत्ती का अर्थ होता है कि रुक जाओ, ब्लू बत्ती का अर्थ होता है, मतलब येलो बत्ती का अर्थ होता है कि सतर्क रहो, और आपका ग्रीन सिग्नल मतलब होता है उसका आप आगे बढ़ो। तो उसी प्रकार से प्रकृति भी हमको ये सिखाती है कि किसी क्षेत्र में हम किस प्रकार से सतर्क होके आगे बढ़ें। और जब तो आप उसको वहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर इस गाइड में तो एक्सप्लेन नहीं किया है, आप उसको बुक से भी देख सकते हैं आप जो पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये बताया गया है ट्रैफिक सिग्नल के बारे में, मतलब नवनिश्चयवाद या रुको या जाओ सिद्धांत भी कहते हैं ग्रिफिथ टेलर ने। इसमें प्रकृति के सामने व्यक्ति बेबस नहीं है। प्रकृति के सामने व्यक्ति अपना पेशेंस का यूज करे और कहाँ रुकना है कहाँ आगे बढ़ना है इसका प्रयोग करके वो आगे बढ़ सकता है। तो ये है साक्षरता बढ़ने के कारणों को लिखिए। क्या कारण है साक्षरता बढ़ रहा है? प्रभाव डालने वाले कारण, आर्थिक दशा, अगर कोई किसी पशुपालन में है तो वहाँ साक्षर कम होगा। पारिवारिक जीवन स्तर, यहाँ पर बताया है कि अगर शैक्षिक माहौल है परिवार में तो वहाँ जीवन स्तर अच्छा होगा। विकास स्वरूप, विकास का जो स्तर है अभी, और जाति संरचना, स्त्रियों की दशा अच्छी होगी तो शिक्षा का स्तर भी अच्छा होगा, साक्षर दर बढ़ेंगी। विश्व के कुछ देशों में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल क्यों है? तो इसका आंसर देख रहे हैं आप, पॉइंट को आप देख लीजिए, पॉइंट को आप याद रख लीजिए। अगला देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप में क्या अंतर है। यहाँ पर कृषि और उद्योग में क्या अंतर है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। समझ लीजिए प्राकृतिक क्रियाकलाप मतलब इसमें क्या क्या आते हैं, कृषि आ रहे हैं, संग्राहक आ रहे हैं, शिकार आ रहे हैं, और द्वितीय में उद्योग आ रहे हैं। तो आपको इसके जो पॉइंट है इसको याद रखना है आपको। तो ज़्यादातर इस तरह चार्ट के रूप में ही लिखना चाहिए, तो ज़्यादा पेज आपका भरेगा और ज़्यादा स्पेस भी आपको मिलेगा, नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। 5 अंतर है तो आप कोशिश करिए, 5 अंतर है तो 5 से कम अंतर ना लिखें, अधिक ही लिखें। सुएज नहर के व्यापारिक महत्व को लिखिए। हमने उसमें सेट बी में भी देखा था इसको। तो व्यापारिक क्या महत्व है आप इसको लिख सकते हैं, इसका डायग्राम बना सकते हैं। व्यापारिक महत्व आप बता सकते हैं। इसी विशेषता को जो पनामा नहर सुएज नहर में अंदर को बोले थे ना, उसी को सुएज नहर विशेषता में डाल दीजिए, महत्व में डाल दीजिए। तो ये महत्व है, तो आप डायग्राम जरूर बनाइएगा क्योंकि ये 5 नंबर के आसपास प्रश्न पूछेगा। हाँ, ये नया क्वेश्चन है, जल संभर प्रबंधन क्या है? क्या एक सतत पोषणी विकास में सहायक है? ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं इसमें सेट में, मतलब ये मॉडल क्वेश्चन में भी रिपीट कर दे रहा है। जी हाँ, मॉडल क्वेश्चन में भी रिपीट कर दे रहा है।
तो जल संभर प्रबंधन क्या है? धरातली और भूमिगत जल संसाधनों का उचित प्रबंधन ही जल संभर प्रबंधन कहलाता है। जी, जो वर्षा का जो जल है या भूमिगत जल है उसका प्रबंधन, इसमें बहते जल को रोकना, विभिन्न विधियों से तालाब पुनर्भरण, कुओं द्वारा जल का संचयन मुख्य है। इससे प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है। सरकार द्वारा जल संपद प्रबंधन विकास योजना प्रारंभ की गई है और यह है जल संपद प्रबंधन योजना सतत पोषण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य जनसंख्या को पीने का पानी, सिंचाई, मछली पालन, वन रोपण आदि के लिए उपलब्ध कराना होता है। जो बांध के क्या क्या फायदे हैं उसको भी लिख देना है। तो जल संभर में ये बताया कि जल को संभालना, मतलब आपकी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये आप बताना है कि उचित प्रबंधन ही जल संभर है ना। नदियों में बांध बनाना और ये गड्ढे खोद कर तालाब बनाना, तो ये है आपको क्या क्या करना है। सस्य गहनता का अर्थ लिखते हुए भारत में सस्य मतलब फसल असमान क्यों है, तो इसका जो पॉइंट सस्य गहनता का तात्पर्य निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों की संख्या है और एक वर्ष में ही एक ही किसी पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को सस्य गहनता कहते हैं। इसकी जो असमानता के विभिन्न कारण हैं। सिंचाई के साधन, किसी राज्य में अधिक सिंचाई के साधन डेवलप है, किसी में कम है। उन्नत बीज है, कृषि के यंत्रीकरण है, कीटनाशक दवाएं हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है और एक्सप्लेन तो आप कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 5 विशेषताएं लिखी हैं। तो ये है पेयजल, सेट ए में हम लोग पढ़े थे इसको। सिंचाई, जल संचयन, नौकायन, औद्योगिकरण, अन्य उपयोग। तो ये आप जा सकते हैं, इसमें पॉइंट पे डील कर सकते हैं। खनिज संसाधन, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि खनिजों का क्योंकि समाप्त संसाधन है, इसका पुनर्चक्रण फिर से प्राप्त नहीं कर सकते आप। कोयले को आप जलाओ फिर से कोयला बनेगा क्या? नहीं। लोहा, मैग्नीज जैसे खनिज समाप्ति से औद्योगिक आधार कमजोर हो जाएगा। खनिजों का जो वितरण है सर्वत्र समान नहीं है और ये बता सकते हैं पॉइंट के रूप में। भारत में आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का क्या महत्व है? सड़क के जरिए हम दुर्गम स्थानों में अपनी सेवा दे सकते हैं और हजारों की संख्या में बसें चलती हैं जो क्या कर रही है, लाने ले जाने का काम कर रही है। और जो सड़क है वो प्राचीन और विस्तृत सुलभ परिवहन साधन है। इसमें हम देश के लाखों टन सामान को पहुंचा सकते हैं, पर्यटक भी आ सकते हैं इसके माध्यम से। सड़क के क्या क्या लाभ हैं? सड़क के जो लाभ है, शीघ्र जो नष्ट होने वाली जो वस्तु है उसको हम बाजार तक पहुंचा सकते हैं। उस सीमा में जो तैनात सेनाओं की आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने में होता है। और सूखा, बाढ़ परिवहन के अपेक्षा सड़क परिवहन प्रभावशाली है। जो भी प्राकृतिक आपदा आएगा उसमें, और सड़कों द्वारा ही सभ्यता और शिक्षा की प्रसार में सहायता मिलती है। तो ये है पाइपलाइन परिवहन के लाभ और हानि को लिखिए। तो इसका आंसर हम तो सेट में बताया है पहले। ये जो वीडियो बना उसमें इसका लाभ है, हानि को देख लेते हैं। यह जो यह परिवहन का साधन लोचदार न होने के कारण कभी कभी परिवहन में बाधा आ जाती है। एक बार बनाने के बाद क्षमता को कम अधिक नहीं कर सकते हैं। भूमिगत होने के कारण रिसाव होने पर मरम्मत करना कठिन होता है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था करना कठिन है क्योंकि जमीन के नीचे ही गाड़ देते हैं। तकरीबन आपको ये 4 फीट गहराई में या 5 फीट गहराई में ही आपको पाइपलाइन को बिछा दिया जाता है। इसका जो साइज होता है उसको आप आने वाले समय बढ़ा नहीं सकते जितना है। तो ये भू निम्नीकरण को कम करने के 5 उपाय लिखिए। क्या भू निम्नीकरण को कम करने के 5 उपाय? बृहद पैमाने में वृक्षारोपण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? व्यवस्थित पशु चारण करना चाहिए। जहाँ प्लांटेशन किया है वहीं पशुओं को चरा रहे, ऐसा ना करें। बांध निर्माण और उचित उपयोग होना चाहिए।
खनन नियंत्रण होना चाहिए, ये पॉइंट है। नगरीकरण के कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न हुई है, नगरीकरण की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उसके कारण है। क्या क्या समस्या है, आबादी बढ़ गई है, जीवन यापन की सुविधाएं कम हो गई हैं, गंदगी बढ़ गई है, कुछ सेवाओं में कमी आने लगी क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ गया है, तो स्वास्थ्य संबंधी में कमी आ रही है, चारों तरफ भीड़ भाड़ दिखाई दे रहे हैं, पानी की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है और कचरा निपटान की समस्या है। तो इस तरह से है। मानचित्र भी देख लेते हैं। मानचित्र में ये देखिए राखी पर्वत है, ये राखी पर्वत को आप किस तरह से इंडिकेट करोगे, इस तरह से इंडिकेट किया गया राखी पर्वत को। तो ये केंद्र में दो नाम बना के उसको फैला के आपको उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ से यहाँ तक आपको बताना है। अमेजन नदी जो दिखाई दे रहा है, अमेजन नदी जो है यहाँ पर है, ये ब्राजील है, वहाँ पर बेल्ट जो नदियाँ हैं ये साउथ अफ्रीका में ही है, देख लीजिए यहाँ पर। लंदन है आपको यहाँ पर, और मिशिगन झील है आपको दिखेगा यहाँ पर, है ना। तो ये व्लादिवोस्टॉक देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। केप टाउन कहाँ पर है, यहाँ पर है। सिडनी यहाँ पर है। पंपास घास का जो मैदान है, पंपास बोले तो यहाँ पर अर्जेंटीना में है, ब्राज़ील यहाँ पर है। राखी पर्वत जो है, राखी पर्वत जो है ये दिख ही रहा है यहाँ पर, अमेजन आजब सी है। भारत का अगर मैं पूछेगा तो भारत में आप 82.5 पूर्वी देशांतर को आप बता सकते हो। यहाँ पर क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, बता सकते हो, दर्शा सकते हो। नवेली कोयला क्षेत्र जो है ये आपको तमिलनाडु में है। और सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी देखिए, खंभात की जो खाड़ी है यहाँ पर एक कक्ष करण है, खंभात की खाड़ी है। और सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य है केरल। आपको यहाँ पर भी मैप दिखाई दे रहा है कि अरावली पर्वत जो है यहाँ राजस्थान में, इसका दिशा ऐसा करिएगा, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर, मुंबई हाई यहाँ पर। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको दिखाई दे रहा है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो छत्तीसगढ़ का मैप पूछेगा तो देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का मैप पूछेगा तो उसमें बिलासपुर है, ये महानदी है, ये बालोद है, राजिम है, सरगुजा है, भोरमदेव है। देख लीजिए इसको कहाँ कहाँ पर है। आपको त्रिभुज के रूप में भोरमदेव दिखाई दे रहा है, शिवनाथ आपको दिखाई दे रहा है, दल्ली राजहरा दिखाई दे रहा है। इस तरह से सेट सी भी कंप्लीट है। अब लास्ट सेट डी है जिसको भी कंप्लीट करिएगा। इन चारों सेटों को पढ़ने के बाद आप तकरीबन 90 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको रिपीट करते रहिए, बार बार पढ़िए। धन्यवाद।